हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, माइक्रो नहीं देखना जा रहा है। माइक्रो देख चुके हैं बहुत पहले ही, और मैक्रो डिफरेंस वगैरह सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोग का टर्म 1 में दे रहा है। तो आप लोग को सचेत होने का भी क्या बोलते हैं, टाइम है। अगर सचेत नहीं होगा तो बहुत क्वेश्चन आता था। पिछला बार उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, सब्जेक्टिव में दिया था, 1-1.5 पेज के हम उसका आंसर लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से देता है नेशनल इनकम से। समझिए कि आपका 20-25% क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। आपका समझिए एक चैप्टर नहीं है, एक रीड है, 30% कभी कभी रहता है नेशनल इनकम से। ये चैप्टर आ चुका है। जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन को खत्म करके, एक या 2 वीडियो है, मैक्सिमम 3, 2 ही वीडियो में कर देंगे। इसको खत्म करके अब बोलिएगा भैया लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। लाइन बाय लाइन नहीं, नोट से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे, नोट से पढ़ाएंगे। तो जल्दी से इसको खत्म करके, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो बहुत स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट जान भी गया हो, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है उसको बता देंगे। और जल्द से जल्द हम लोग नेशनल इनकम यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। पहले मैक्रो को खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट रहते हैं। देखिए, माइक्रो छोटा लेवल पे पढ़ना है, सबकी स्मॉल लेवल पे, लेकिन मैक्रो एग्रीगेट एज ए होल पढ़ना रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी चैप्टर दे दिया है, तो इसको भी पढ़ना होगा ना। तो हैंड रिटन नोट्स, उधर में तो सब हैंड रिटन नोट्स है। तो इसका भी कॉलेज का नोट्स है, तो भी बहुत बड़ा बड़ा नोट्स है, तो सारा कॉन्सेप्ट टाइम लगेगा। तो पहले मैक्रो को खत्म करेंगे, और माइक्रो जहाँ पर स्टॉप किए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर तो हो चुका है, कि प्रोड्यूसर चला, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में बहुत सारे चैप्टर हैं, और जो यूनिट में जितना चैप्टर है, एनसीईआरटी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिए कि उसमें प्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं, कॉस्ट पढ़ा दिए हैं, सॉरी कॉस्ट है, सप्लाई पढ़ा दिए, कॉस्ट बच चुका है, रेवेन्यू बच चुका है, और उसके साथ मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बच चुका है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, रेवेन्यू एक चैप्टर है, तो अलग से उसको कर देंगे। तो बस स्टॉप करते हैं जहाँ तक हुआ। उसका नोट्स भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैक्रो को खत्म करेंगे, उसके बाद माइक्रो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका आ रहा है। मैक्रो का 3 देखिए सिलेबस डाल दिए, सिलेबस आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इंग्लिश में डाला हुआ इकोनॉमिक्स का, क्लास 11 टू सभी का, तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ 3 चैप्टर आ रहा है मैक्रो का। आपका चैप्टर 1 है, फिर नेशनल इनकम है, और फिर थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से पढ़ना होगा। तो 3 चैप्टर है इसमें, ठीक। उसके बाद माइक्रो का 1 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड तो हो चुका है, एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर उसका मैं नोट से नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाते थे अलग से। लेकिन उसका बोलिएगा तो लास्ट में नोट से भी रिवीजन करवा देंगे एक बार। रिवीजन तो सारे चैप्टर को कराएंगे, कंप्लीट करा के लास्ट में 1 शॉट रिवीजन में सारे को खत्म करेंगे। लेकिन माइक्रो हम लोग कंप्लीट है, बस उसका समझिए कि 30% भी, 28-25% बचा हुआ सिलेबस है, वो खत्म हो गया। ये हम लोग का 0% है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और जल्द से जल्द पहले खत्म करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्लास 11 का चलेगा, जब टाइम मिलेगा तब। उन लोग का तो खत्म ही है। तो 3 मिनट टाइम वेस्ट करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। इस बुक में से भी थोड़ा सा कुछ टॉप पॉइंट हम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद नोट से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बुक में जो मेन पॉइंट दिया है, इससे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा, टर्म मिलेगा, जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, पिछले बार पूछा था, हमेशा पूछता है। तो इकोनॉमिक एजेंट, जो कि इकोनॉमिक क्या होता है, सिस्टम जो चला रहा है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, और एक क्या होता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। तो सिस्टम में जो काम कर रहे हैं इकोनॉमिक एजेंट, यानी कि आर्थिक जो एजेंट काम करने वाले हैं क्रियाकलाप में, जो उन्हीं को बोला जाता है बाय द इकोनॉमिक यूनिट। और क्या है इकोनॉमिक एजेंट्स, वी मीन दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन। जो इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजन को लेते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। जैसे इसमें 4 आ जाएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है, ठीक है। दे कैन बी कंज्यूमर हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस टू कंज्यूम, दे वांट टू प्रोड्यूस गुड्स, सब कुछ सर्विस, एंड डिसाइड हाउ मच द प्रोड्यूसर, दे बेटर एंटायर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बैंक, सबको डिफरेंट हाउ दे स्पेंड इंटरेस्ट। डिफिनेशन में देखेंगे तो बस इकोनॉमिक एजेंट वही होते हैं जो कि अपना जो इकोनॉमी एक्टिविटी में अपना डिसीजन को, या फिर अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा उन्हीं को इकोनॉमी एक्टिविटी में इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। उन्हीं के काम पे सारा इकोनॉमी एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एजेंट का डिफिनेशन अगर हमेशा पूछता है, तो इस बार ऑब्जेक्टिव है, तो हमेशा इस बार ही पूछेगा। तो क्या होते हैं, वैसे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेंगे, हमारे पास सारी इकोनॉमी एक्टिविटी रहेंगे तब ना, जितने काम कर रहे हैं या जितने हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, सारे कुछ मेरे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार। तो जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं, उन्हीं को इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आप खुद हो गए, आपके पास जो अवेलेबल सामग्री है, तो सब मिलाकर इकोनॉमिक एजेंट होते हैं,
ठीक। तो बुक का एक दो पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है, नोट्स वगैरह में नहीं मिलता है, तो उसके बाद भी। चलिए एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स हम बताएं कि एक सब्जेक्ट नहीं था, इसको धीरे धीरे बाद में सब्जेक्ट के रूप में आते गए इकोनॉमिस्ट, धीरे धीरे डेवलप करते गए, अपना अपना थ्योरी देते गए, कोई ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिया, कोई स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिया, ऐसे करके। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया हूँ, सारे अथी के बारे में जितने थे आए हुए थे, ठीक। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का फादर, अच्छा एक चीज़ और, इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है, एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमी का फादर बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि देखिए ये एडम स्मिथ क्या स्कॉटलैंड के थे ना, स्कॉटिश होगा, देख लेते थोड़ा सा कहाँ के थे, एक सेकंड दिया होगा, स्कॉटिश के थे। तो इन्होंने सोचा, वो गरीब देश है स्कॉटमैन या स्कॉटिश जो भी, तो यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते थे। ये भी सोचा ना कि हम लोग इतना गरीब क्यों हैं, स्कॉटलैंड के थे, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं। इनका माइंड में लगने लगा हम लोग गरीब हैं, चलो ठीक है, बाहर का जो कंट्री है इतना अमीर क्यों है। इनका माइंड में सब सवाल आने लगा कि बाहर का कंट्री इतना अमीर क्यों है, हम लोग कितना गरीब क्यों हैं। तो सोचे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट इसलिए किए कि दूसरे जो वेल्थ पूरा कंट्री, अलग अलग कंट्री में पूरा वेल्थ है, धनी कंट्री है, तो उन लोगों में वेल्थ कहाँ से आया, क्या रीजन है, क्या। तो रिसर्च करना, इंक्वायरी करना स्टार्ट किए। इंक्वायरी रिसर्च करने के बाद एक बुक लिखे थे, अब बुक का भी नाम आपको याद रखना होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का भी नाम याद हो जाएगा कि इंक्वायरी करना स्टार्ट किए थे, कहाँ पे, नेशन के बारे में, सॉरी इंक्वायरी इनटू द नेचर के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट किए कि काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो धनी नेशन है तो उनका क्या कारण है। सोच लिया, स्टोरी से बुक का नाम याद रखेगा, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर में इंक्वायरी करना स्टार्ट किए हर एक वर्ल्ड के बारे में, एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बस उसी पे किताब लिख दिए कि वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो धनी धन, जो भी नेशन का धन है तो उसका कारण क्या है। तो दोनों पे तो जो सोचे तो उसी पे किताब लिखे, तो किताब का नाम भी याद रखिएगा, 1776 में लिखे थे। और लास्ट में कंक्लूजन यह बताएं कि वे लोग इसलिए धनी है ना कि वह खुद में इंटरेस्टेड है, अपने आप में इंटरेस्टेड है। अगर सभी कोई अपने आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा तो वह धनी खुद पे खुद हो जाएगा। जैसे कि प्रोड्यूसर अपना बस केवल प्रोडक्शन पे ध्यान दे, केवल सेल्फ इंटरेस्ट अपने आप पे, बस प्रोडक्शन करना है बस, कुछ भी। कंज्यूमर है तो कंज्यूमर अपना नीड्स को सेटिस्फाई करने पे ध्यान दे, क्योंकि बस किसी बारे में मैक्सिमम फुलफिलमेंट क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना, बस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बस अपना अपना सब ध्यान देने लगे ना तो खुद पे खुद इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, कंट्री में वेल्थ जनरेट होने लगेगा, सिस्टम पूरा अच्छे से रन करने लगेगा। इनका ये थॉट दिए, ये अपना थ्योरी दिए, और 1776 में किताब लिखे थे, किताब में ऐसा लिखे। लेकिन इनका थ्योरी फेल हो गया। फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न है ना कि कॉन्सेप्ट तो दे दिए कि प्रोड्यूसर अपना काम करे, कंज्यूमर अपना काम करे, लेकिन ये नहीं बताएं कि एक मार्केट भी होना जरूरी है। अगर मार्केट नहीं रहेगा तो मार्केट का कॉन्सेप्ट अपना थ्योरी में नहीं देते, और नहीं थ्योरी देने के कारण ही ग्रेट डिप्रेशन आगे पढ़िएगा मिलेगा कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। क्या बोलते हैं, अमेरिका वगैरह, अफ्रीका वाला रीजन में, पूरा यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन, मैंने समझिए कि कैसे कोरोना भी आ गया, उसी प्रकार से ग्रेट डिप्रेशन मतलब बहुत भूखमरी के कारण हो गया था, सब कुछ मतलब कि जीना मुश्किल हो गया था। तब इनको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा थ्योरी फेल कर गया। इतना थ्योरी दिए तो सब कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है कि कंज्यूम क्या करेगा, पैसा ही नहीं है उसके पास, पूरा ग्रेट डिप्रेशन हो गया कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केट ही नहीं है, कहाँ पे सेल करेगा, मार्केट में सेलिंग नहीं है तो किसी के पास इनकम ही नहीं है, सब कुछ मैंने छितर बितर हो गया, कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। तब एक और थे ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि आप एडम स्मिथ के बोले क्या, आप जो थ्योरी दी है ना इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग यह है कि मार्केट का कॉन्सेप्ट आप नहीं दिए। मार्केट का कॉन्सेप्ट दीजिएगा तो वहाँ पर आपका एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो भी सप्लाई, कॉस्ट, सप्लाई, डिमांड, सब कुछ थ्योरी वहाँ पर जाकर क्लियर हुआ। वही क्या था उनका नाम, जॉन किने करके उनका फुल नाम दिया, आगे देंगे। तो वो अपना थ्योरी दिए, तो उनका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट था अपने अंदर, अपने जो बुक लिखे थे उसके में उसको जगह दिए, तो इनका नया बन गया, तो इसीलिए इनको बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमी का फादर थे, ठीक है ना। लेकिन मैक्रो का कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, आगे किनीज पढ़िएगा, कौन किनीज, तो उनका नाम फुल है, आगे दिखाते हैं। तो उन्होंने दिया था, इनका खाली बस यही याद रखिएगा, बुक लिखे थे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, या वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। आगे देखिए थोड़ा सा स्टोरी जानना जरूरी है, स्टोरी जानिएगा ना तो सब कुछ। हाँ, जॉन मेन्यार्ड किनीज थे, तो इन्होंने वही मार्केट का सिस्टम दिया, बोला कि आपका जो है ना, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, EMI से याद रखिएगा कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो बोले कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट लोगों का रोजगार, इंटरेस्ट लोगों का क्या है, और मनी, तो यह सब मार्केट, जब तक मार्केट सिस्टम नहीं लोग काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अपने आप को कहीं पे बिजी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके पास पैसा है कि नहीं है, तो जब तक ये सब काम नहीं होगा तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगा। तो 1936 में इस थ्योरी को दिए, और बस जैसा थ्योरी देते थे लोग ना उसी टाइप का बुक लिख देते थे।
तो बुक के हम लोग का नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। तो उसके बाद हम लोग फिर इनको भी नाम दिया गया कि आप क्या है, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, मॉडर्न नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इन्होंने ही, एक सेकेंड, तो मॉडर्न नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर इनको बोला जाता है। ऐसा नहीं कि माइक्रो और मैक्रो डिवाइड नहीं किए थे, तो रेगनर फ्रिश थे ना डिवाइड करने वाले। तो किनीज का थ्योरी देखिए, किनीज का तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, देखिए सबको पढ़िएगा थोड़ा सा, बुक में सब पढ़ने लायक होता है। यूनाइटेड किंगडम ड्रिंक्स द पार्ट ऑफ जो भी होगा इसको मैं पढ़ूंगा। तो इनको में क्या है, एक और बुक लिखे थे 1919 में, इस बुक जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इज द रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वाज द शेड ऑफ द क्या फॉरेन करेंसी स्पेक्टकुलर। तो यही दो आदमी थे। चलिए और कुछ नहीं, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा दे दिया था। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आ गया था, तो उसी कारण बोले कि नहीं मार्केट जब तक सिस्टम नहीं लगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो ये सब चैप्टर में आज हम लोग नहीं देखेंगे कुछ ना कुछ, बस नोट्स से पढ़ते जाएंगे, जो पूछेगा बस इतना ही कुछ है। तो बुक में जो था उसको बता दिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपना नोट्स की ओर। तो चलिए हम लोग नोट्स से थोड़ा सा स्टोरी टाइप के बता दिए ताकि माइंड में रहे कि कैसे बुक का नाम पड़ा था, क्या क्या हुआ। आगे वैसे हम लोग देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो जो टर्म आया है उसमें ना, तो सब कुछ आगे मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। और ये मैं माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस वगैरह नहीं बताने जा रहा हूँ कि एक होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, एक होता है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, एक इंडिविजुअल लेवल का देता है डिमांड प्राइस, एक देता है होल लेवल का। तो सर डिफरेंस चैप्टर 1 देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें सारा डिफरेंस वगैरह बताया हो, सारा नोट्स वगैरह वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे नेशनल इनकम जो चैप्टर आएगा ना, तो उसमें मैं फिर से दोबारा से माइक्रो और मैक्रो बताऊंगा। बस अभी बस डायरेक्ट मैक्रो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं, तो डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स ही देखेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई का नोट्स वगैरह है, क्लास 12 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। माइक्रो और मैक्रो डिफरेंस वगैरह नहीं बता रहे, बस एक वर्ड में डिफरेंस यह रखिएगा, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है एंड मैक्रो एज ए होल लेवल पर स्टडी करता है। क्यों ये स्टडी क्यों करता है कि दोनों इकोनॉमिक्स का पार्ट, इकोनॉमिक्स स्टडी करने का सब्जेक्ट होता है। ये सब कुछ तो बताया हुआ कि शुरू से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत जब नहीं है तो स्टार्ट ही कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए तो टाइम तो वेस्ट बहुत हुआ है, 12 मिनट हो चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे, अभी भी हम लोग पास क्या बोलते हैं 18 मिनट है, 30 मिनट का वीडियो तो बनता ही है, तो बनेगा 18 मिनट, जितना पढ़ पाएंगे उतना आज पढ़ेंगे, बाकी फिर कल 2 वीडियो में उसको खत्म कर देंगे। 2 वीडियो में इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म, बाकी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, बाकी इंट्रोडक्शन चैप्टर को डिटेल में हम लोग, नेशनल इनकम सबसे बड़ा चैप्टर है, वही पढ़ना होगा सबसे मेन रूप से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेशनल इनकम के बाद वाला चैप्टर भी है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसको भी देखेंगे, ठीक। मैक्रो बैलेंस ऑफ पॉइंट सब तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो कुछ टर्म 1 में कुछ टर्म 2 में। तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 जैक बोर्ड चैप्टर 1 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, माइक्रो का नहीं, ठीक है। तो टर्म 1 सेशन 2022-23 याद रखिएगा सेशन थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सबका नॉलेज सब कुछ, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, स्टार्ट करते। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डायरेक्ट मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक। बाकी ऐसा नहीं कि सब पढ़ा हुआ नहीं है, ग्रीक वर्ड मैक्रो से सब क्या टर्म 1 में सब पढ़ा है, सॉरी चैप्टर 1 में, लेकिन दोनों है तो दिखाना, थोड़ा सा रिविजन करते चलना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। देखिए इकोनॉमिक्स जितना भी हम हमारे आसपास जितना भी देख रहे हैं सब चीज़ इकोनॉमिक्स है। कैसे है, स्कूल है तो इकोनॉमिक्स नहीं है, आपका मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है, रोड हमारे सब कुछ इकोनॉमिक्स है, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो जितना भी इकोनॉमी एक्टिविटी जो क्रियाकलाप करते हैं तो सब तो इकोनॉमिक्स के अंडर ही आएगा। मान लो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल आपके एक घर के पास में एक दूर में है, तो पास में तो आप उसका फैसिलिटी आप मतलब जल्दी मिल पाएगा, दूर है तो दिक्कत है। स्कूल है घर के नज़दीक में एक दूर है तो दिक्कत हुआ, तो आप जिससे प्रभावित हो रहे हैं तो इकोनॉमी आपका एक्टिविटी में है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो उसको भी स्टडी करना होगा। तो जितना भी हर एक चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, इसीलिए इकोनॉमिस्ट बनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कंट्री को चलाने के लिए। तो बस माइंड में बैठा के चलिए कि बिना इकोनॉमिक्स के कहीं पर कुछ होने वाला नहीं है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमी वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी। जितना भी एग्रीगेट रूप में इकोनॉमी वेरिएबल हो रहे हैं, एग्रीगेट में मतलब संपूर्ण रूप में इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो भी जो सिस्टम है कंट्री का जो सिस्टम है उसमें जो भी वेरिएबल हो रहा है इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्रियाकलाप में जो भी चेंजिंग हो रहा है एज ए होल लेवल पे, उसी का डील करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। होल लेवल पे किसका, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप का एक सिस्टम में, कंट्री का सिस्टम में आर्थिक क्रियाकलाप यानी पैसा से लेन देन में कोई भी चेंजिंग होता है या कोई भी डीलिंग वगैरह कोई भी डिस्कस होता है, तो एग्रीगेट रूप में कितना क्या हो रहा है ना, क्या प्लानिंग कमीशन में हो रहा है, क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है, तो यही सब जो डिस्कस होता है तो उसी का सारा कुछ डील करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। द वर्ड मैक्रो इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोस, के है, कभी कभी सी ध्यान देता है, के है याद रखें, MAKROS मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज, इसका मतलब लार्ज होता है। और ग्रीक वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेटिन और ग्रीक में कन्फ्यूजन हम लोग हो जाते हैं कि लेटिन है कि ग्रीक है, तो याद रखिए ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, जिसका मतलब लार्ज होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, एक सेकंड,
यहाँ पर इकोनॉमी वेरिएबल है जो भी चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में एग्रीगेट रूप में स्टडी करता है। ई वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन में काम दे देगा, ठीक। इट डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमी वेरिएबल, पूर्ण रूप से इकोनॉमी वेरिएबल कितने हो रहे हैं ऑफ एन इकोनॉमी का, सिस्टम का, तो वही होता है। स्टडी करते हैं किसमें हम लोग, कोई पॉलिसी वगैरह बनाने में काम करता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम लोग। इट इज द ब्रांच, कुछ लाइन रहते हैं ना, उसको याद करना पड़ता है क्योंकि उसको एग्जामिनेशन जो कोट करिएगा ना तो आपका नंबर वहाँ पे बढ़ने का चांस रहता है। खैर ऑब्जेक्टिव है तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रहता है ना। डीप में पढ़िएगा तब ना, ऑब्जेक्टिव अंदर से इस लाइन से उठा के दे दिया तब तो ऑब्जेक्टिव अंदर से देगा। खास करके इकोनॉमिक्स का ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, मैथ है, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मॉडल सेट तो भूल जाइएगा कि मॉडल सेट से दे देगा, जी नहीं। जितना एक्सटर्नल जितना एक्स्ट्रा पढ़िए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ब्रांच इकोनॉमिक्स तो मैं जिम्मेवारी लिया हूँ, कंप्लीट करा ही दूँगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ करा देंगे हमें। तो जो बोलते हैं ना क्या गम है वही। चलिए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था, हाँ इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा क्लियर करते हैं ना और माइंड थोड़ा सा शांत करते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्या कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप उसके बारे में स्टडी करता है। स्कोप द इकोनॉमी एज ए होल लाइक द टोटल कंजप्शन सेविंग, टोटल कंजप्शन कितना हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा है, टोटल एज ए होल, इस वर्ड को याद रखिए। इकोनॉमी में कितना उसके रिलेशनशिप को स्टडी करता है। एंड इन्वेस्टिगेट द प्रिंसिपल क्या प्रॉब्लम पॉलिसी रिलेशनशिप अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीवमेंट करने में क्या क्या प्रिंसिपल होंगे या फिर क्या क्या पॉलिसी लाया जाएगा जिसमें कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीवमेंट कर पाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या उसका बेस क्या रहता है कि हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोशिश करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, लेकिन माइक्रो में मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे मान के नहीं चला जाता है, यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या पॉलिसी लाएं, क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत लगाएं जिससे कि फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्राप्त कर सकें, ठीक। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। नहीं होता आज उसको रिकॉल ही करवा देंगे, नहीं होगा तो चलिए ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो भी उसके बारे में डिस्कस करता है। चलिए इट इन्वॉल्व ओनली द आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ केनीज बुक, केनीज बुक का पब्लिकेशन हुआ उसके बाद इसका ज़्यादा क्या होता है इन्वॉल्वमेंट हुआ। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बोले थे कि EMI थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टेकन टॉप डाउन अप्रोच, उसके बाद ही इसका टॉप ऊपर से लेकर नीचे तक सारा अप्रोच का डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब इस बुक का जब क्या बोलते हैं पब्लिकेशन हुआ उसके बाद ही ढंग से स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ, ना तो इतना इसका ब्रांच डेवलप नहीं था। चलिए ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ते हैं कैसे कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट ला, कैसे कैसे हम लोग प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो मैक्रो और नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोग सब कुछ देख लेंगे। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा उस नोट्स में दिया हुआ तो वहीं पर कर लेंगे क्लियर। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, पुराना नोट्स खोलने में थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिया है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस अभी जितना होता है हमें कंप्लीट करते हैं। चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब भारत आज़ाद हुआ था क्लास 11 चैप्टर का जल्दी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें भारत के सामने एक चैलेंज था कि कौन सा इकोनॉमी को एडप्ट किया जाए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट। बहुत प्रयास करने के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था, क्योंकि मिक्स्ड में दोनों का गरीब अमीर सभी का वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिविजुअल भी काम करेगा और कंट्री भी काम करेगी, प्राइवेट भी काम करेगा, गवर्नमेंट भी काम करेगी। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को हटाकर मिक्स्ड इकोनॉमी को एडप्ट किया गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के उस समय के बाद, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री क्या थे, इन द कैपिटलिस्ट कंट्री द प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली कैरी आउट बाय द क्या है कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, पूंजीवाद, जहाँ पे पैसा का लेन देन, पैसा सब कुछ, मार्केट सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो मार्केट का फोर्स जहाँ पे काम करता है, जहाँ पे लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा जाता है, बस जहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है, तो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो डूइंग वेल एज द रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड, कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर कोट है, कोई जो होते हैं ना इकोनॉमिस्ट वगैरह, तो वही इनका कोट दिया हुआ है। क्या है इनका नाम, क्या है, राल्फ वेल्डो इमर्सन का एक कोट याद रखिएगा अगर कहीं कुछ पूछता है। कोट क्या बोल रहा है कि डूइंग वेल, हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसका यूज होता है, ठीक है, याद रखिए। डूइंग वेल इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड, डूइंग वेल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड, मैंने अच्छा करने का ही रिजल्ट है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छा करने का ही रिजल्ट है आज कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट बहुत अच्छा नहीं करता है। तो वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इनका कोट है, तो कोट को याद रखिएगा, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसी पे है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अच्छा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो कहने का मतलब कैपिटलिस्ट पूंजी जितना लगाते जाइएगा स्टार्टिंग से तो वही आगे चलकर डेवलपमेंट में काम करता है। तो डेवलपमेंट में तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम गवर्न बाय कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी होते हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में भी है, आर्थिक क्रियाकलाप इसमें भी देखा जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमी एक वर्ड में बोल सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, देख रहे हैं ना, एक इकोनॉमी है, इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, जो क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, तो उसी का एक इकोनॉमी क्या बोलते हैं, एक पूर्ण रूप से सिस्टम है, गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट पूंजीवादी द्वारा चलाया जाता है। वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन्स है, संसाधन है,
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइवेटली एंड कोऑपरेटेड ऑन यूज। उसका सारा का सारा या तो प्राइवेट के हाथ में रहता है या फिर कोऑपरेटिव, यानी कि दो को कम्बाइनेशन में मिलकर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट सेक्टर जो होता है ना, कि दो प्राइवेट व्यक्ति एक में मिलकर काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव या फिर प्राइवेट अपने हाथ में रखता है सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, या सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। इट इज़ प्राइमरीली रन बाय द प्राइस मैकेनिज्म, या प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर चलता है। जहाँ पर देख रहे हैं जहाँ तक प्राइस मिल रहा है वहाँ पर उसका सेलिंग बढ़ा देता है, ठीक है। विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है। गवर्नमेंट रोल इज द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ओनली, बस गवर्नमेंट का काम होता है कि बस सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखिए, उसको बनाए रखिए, ताकि हम लोग अपना क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वगैरह में जो लॉ ऑर्डर लगते हैं तो उसको बस आप देखते रहिए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाकी हम लोग अपना काम करते रहेंगे। दिस इज द इकोनॉमी मेन एक्टिविटी, मोटिव ऑफ द अर्न प्रॉफिट। इस इकोनॉमी का मेन एक्टिविटी क्या होता है, मेन मोटिव जो इसका जो एम हो गया, बस केवल प्रॉफिट अर्न करना होता है और कुछ नहीं होता। दिस इकोनॉमी स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है, और लेजर फेयर, मार्केट इकोनॉमी बोलिए या फिर लेजेस फेयर भी इसको बोला जाता है, दोनों एक ही नाम है, ठीक। साथ ही साथ एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यार, हांगकॉन्ग हो गया, शिकागो, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। यूएसए तो सबसे मोस्ट में यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी याद रखिएगा तो बेस्ट हो जाता है, तो सभी का मिल जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ फीचर, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी वैसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि कैपिटलिस्ट पूंजीवादी के द्वारा चलाया जाता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। और एक सेकंड, इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या क्या है वो भी देख लीजिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट एक सेकेंड, प्रॉफिट मोटिव तो देख लिए, फिर है क्या सेंट्रल प्रॉब्लम, फिर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड लेजर फेयर, ये भी होगी। लेजर फेयर क्या देखना होगा, इसके बाद विजिट इकोनॉमी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताते क्या क्या सबके बारे में डिटेल में देखना होगा। यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में सारे को यहाँ पे लिख, बस पॉइंट लिख दिया, डिफिनेशन आपको खुद से लिखना है, खुद से समझना है कि क्या क्या होता है। देखिए रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर क्या होंगे, बस नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग के बराबर, बस क्या बोलते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर प्रॉफिट मोटिव, तो एकदम बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, इसमें तो कोई सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे सोल्व किया जाएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में चैप्टर 1 में पढ़े थे कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ पर जो सोशलिस्ट में प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था, तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है, मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। मार्केट मैकेनिज्म कहने का मतलब कि क्या बोलते हैं, प्राइस का प्रॉफिट, कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है उसके अनुसार, मतलब कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले वहाँ पे करना है, किसके लिए करना है, जो ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसके लिए करना है। तो जितना भी सेंटर ऑफ प्रॉब्लम होता है ना, तो किस पे, प्राइस मैकेनिज्म पर यहाँ पे सोल्व किया जाता है, ठीक है। रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल यहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेजर फेयर, लेजर फेयर मतलब तो यहाँ पे लेजर फेयर करना तो मार्केट इकोनॉमी, यानी कि सब मार्केट पे बेस्ड होता है, तो वही लेजर फेयर करना मतलब मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इतना कुछ है, फेयर में पैसा या भाड़ा होता है, जो भी लेजर मैंने मार्केट सिस्टम, तो इतना इसका फीचर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा हो जाता है, बाकी और कुछ है नहीं। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छा अच्छा टर्म आ गया। वेज रेट क्या है, वेज लेबर क्या है, तो वेज रेट जिस रेट पे काम किया जाता है, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर, लेबर का सेल और परचेज आज से नहीं, एंशियंट टाइम से होता है। अब देखोगे यहाँ से लेबर को मतलब शिप में रख कर बाहर भेजा जाता था, मतलब कि बाहर इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए ले जाता था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो वेज रेट बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो जिस पैसा पे सेल या परचेज किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है लेबर को, लेबर सर्विस को, एट ए प्राइस विच कॉल्ड क्या है, जिस प्राइस है तो गो रेट, उसी प्राइस पे इन लोग जाता है, तो उसी का वेज रेट, जितना उन लोग का रेट मिल रहा है, ठीक है। दस क्या, देयर इज द सेल एंड परचेज ऑफ लेबर, लेबर का सेल एंड परचेज लेबर सर्विस का, ठीक है ना, एट ए प्राइस, जिस प्राइस पे, तो उसी को बोलते हैं वेज रेट। एंड वेज लेबर क्या है, तो जो लेबर गए, देर द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट द वेज रेट, वेज रेट के मतलब कि जो वेज रेट है तो उसी के अगेंस्ट में जो खरीदे गए बेचे गए, तो उन्हीं को वेज लेबर हो गया, रेफर एज द वेज लेबर। तो वेज रेट यानी जिस पैसा पे, तो वेज रेट हो गया, उस पैसा पे जो आदमी जा रहा है काम करने, तो वेज लेबर हो गया, ठीक है ना। तो देयर इज द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज, जिस लेबर का खरीद बिक्री होता है तो वेज लेबर हो गया, जिस रेट पे होता है तो वेज रेट हो गया। कभी कभी कंफ्यूजन करता है यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ग्रेट डिप्रेशन का बात हम कह रहे थे, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, क्लास 9th में पढ़े होंगे, यहाँ पर थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन पिछला बार तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया था, ग्रेट डिप्रेशन पे नोट्स लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया, देखिए वहाँ पर दिखा होता है, इसी के अनुसार स्टूडेंट लोग लिखा होगा, हम लोग भी लिखे होते हैं, सबको लिखा होगा। इंटरप्रेन्योर क्या है, उसके बाद रेवेन्यू, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 4 मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से कल या फिर एक सेकेंड, हाँ तो कल तक चलेंगे। चलिए आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज 24 मिनट का वीडियो तो बन चुका है, तो बस ग्रेट डिप्रेशन को आज देख लेते हैं, बाकी कल से हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ होगा उसको। चलिए ग्रेट डिप्रेशन क्या क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए एक सेकेंड,
देखिए इसका जो मेन की पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कहीं से पूछेगा, इस पूरा को पढ़िएगा तो कंक्लूजन जो निकलेगा, जो हम बताए थे कि जो बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट रखना है, अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, सब कुछ खुद पे खुद हो जाएगा। तो बाद में केनीज का थ्योरी आया तो इसको सेपरेट किया था, आगे सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मेन जो रीजन है यहाँ पर देखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई वॉज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड विच रिजल्ट इनटू डिप्रेसिंग एक्टिविटी। डिप्रेसिंग यानी दब के अंदर इसलिए चला गया ना कि एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। लोग उतना डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं, मार्केट का सिस्टम है, मार्केट सिस्टम रहेगा तो ना पैसा आएगा, काम करेगा कोई मार्केट में। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस सप्लाई, प्रोड्यूसर अपना पूरा प्रोडक्शन कर दिया, पूरा प्रोडक्शन कर देते हैं, कंज्यूमर अपना खुद पर डिमांड करेगा, काम हो जाएगा। तो वहाँ पर काम डिमांड हो नहीं रहा है। इस मेन कारण यही था कि एग्रीगेट सप्लाई वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो सप्लाई पूरा मार्केट में भर गया, सप्लाई भर गया, डिमांड हो नहीं रहा, तो सप्लाई का क्या होंगे, प्राइस लो होंगे। तो लो प्राइस पे क्या कोई मार्केट में उसका कोई डिमांड ही नहीं होगा, तो सारा का सारा बेकार जाएगा, पूरा मार्केट मंदी तो ठप पड़ गया था, सब कुछ लॉस में चला गया था। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वही, उसी को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, इसी को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो भी था मेरा सब क्रैश करके यहाँ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रीड कर देते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद खुद से एक बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 क्लास 9th में पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़े हैं। द सब्सिक्वेंट ईयर, उसके बाद की ईयर सा द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। उसके बाद मतलब कि आउटपुट का बहुत ज़्यादा आउटपुट हो गया था, क्योंकि इतना प्रोडक्शन हो गया, आउटपुट का लेवल बढ़ गया, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दोनों बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट के लोग वहाँ पे काम करने लगे। लेकिन बाद में दिक्कत हुआ, प्रोडक्शन तो शुरू में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है मानते हैं, लेकिन तो किसको, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को पूरा कंट्री में भी और एज ए वर्ल्ड पूरा देखता है। जो ग्रेट डिप्रेशन था तो उस समय, उसके बाद 1929 में, उसके बाद में यही देखा जाता है ना कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल था अपने कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया था, बहुत भूखमरी वहाँ पर, मतलब कि उसके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, ये अलग से भी गूगल वाला करके ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बहुत डीप में पढ़ सकते हैं। अभी हम इसके बारे में तो पढ़े नहीं, तो बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन वाज द वर्स्ट इकोनॉमी डाउनवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द, क्या है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री में ग्रेट डिप्रेशन क्या था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउन टर्न, मतलब बहुत अंदर में चला गया था, इकोनॉमी ठप हो गया एक तरह से कहिए। इट बिगन आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 1920, ऐसा तब हुआ जब स्टॉक मार्केट में क्रॉस आया, वही स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया और डिमांड हो ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं तो लोगों का इनकम नहीं आ रहा है, तो डिमांड कहाँ से करेगा, ठीक है। विच सेंट वॉल स्ट्रीट इन पैनिक, ऐसा नाम है, वॉल स्ट्रीट पैनिक, आतंक का पूरा गली में सब आतंकित हो गया, एंड विप्ड आउट मिलियंस ऑफ क्या इन्वेस्टर, अब बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होंगे, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। और साथ ही साथ एक सेकंड, हमलावर थे इन्वेस्टर जो हमला करते थे, तो आए थे यहाँ पर, सॉरी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करने वाले समाप्त हो गए थे। इन्वेंडर होता है हमला करने वाला ना, इन्वेस्टर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग समाप्त हो गए, इन्वेस्ट किए, प्रोडक्शन किए, फिर उनको लॉस हुआ, तो उन लोग भी सब खत्म हो गए, उन लोग के पास इनकम रिटर्न आया नहीं, कॉस्ट मिला नहीं जितना इन्वेस्ट किए थे, ठीक। इन 21st सेंचुरी द ग्रेट डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड एज एग्जाम्पल ऑफ हाउ फार एन इकोनॉमी कैन डिक्लाइन। क्या कर रहा है, इन 21st सेंचुरी में द ग्रेट डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड एन एग्जाम्पल हाउ फार द इकोनॉमी कैन डिक्लाइन, इकोनॉमी किस तरीके से डिक्लाइन हुआ था, तो बस 21st सेंचुरी का एग्जाम्पल देता है ग्रेट डिप्रेशन। एंड द मेन काउजेज बिहाइंड इट्स क्राइसिस, द फेल इन द एग्रीगेट डिमांड में कमी आना ही मेन कारण था, ड्यू टू अंडर कंजप्शन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कम था और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगा दिए और कंजप्शन हो ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट तो लगा दिए, पूरा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन कंज्यूम करेगा था ना, कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसके पास इनकम नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो डिमांड में गिरावट आ गया, डिमांड में गिरावट, सप्लाई बहुत बढ़ा दिया मार्केट में, तो क्या होगा, दोनों जहाँ पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं वहाँ पर मार्केट में प्राइस निर्धारण होता है, उसके अनुसार मार्केट चलता है। तो सप्लाई है, डिमांड है ही नहीं, तो क्रैश करेगा, तो वही स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था 1929 में, तो वही मेन रीज़न है। तो इस वर्ड को डालना होगा, ये अगर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में देगा तो स्टॉक मार्केट के बारे में देगा थोड़ा सा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, एक सेकंड, तो इसके कारण फिर वही हुआ, लास्ट में क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई वाज ग्रेटर देन क्या, एग्रीगेट डिमांड रिजल्टिंग इन द डिप्रेस एक्टिविटी, जो बताया था, ड्यू टू द अंडर कंजप्शन, एक सेकंड, कंजप्शन उतना खपत हो ही नहीं रहा है, खपत कहाँ से होगा, इनकम रहेगा तब लोग खपत करेगा, खर्च करेगा, पैसा ही नहीं आता। एंड ओवर इन्वेस्टमेंट तो हो चुका था। द स्टॉक फिनिश गुड्स स्टार्टेड पीलिंग अप, तो जो भी क्या बोलते हैं, जो वहाँ
तो सब मतलब जितना प्रोडक्शन किया था सब गुड्स क्या होने पाइलिंग होने लगे, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने लगे सब सारे के सारे फिनिश गुड्स, एंड विच रिजल्ट इन द लो प्राइस लेवल। तो सारे जमा होने लगे तो प्राइस कम होगा, और प्रोडक्शन पूरा बढ़ा दिए, कोई डिमांड नहीं करा तो प्राइस कम होगा ना, तो प्राइस कम होने लगे, एंड कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या हो लो क्या है लो प्रॉफिट लेवल। तो प्रॉफिट लेवल बहुत ही कम हो गया लोगों को। ठीक, द मनी इन द कंट्री वॉज कन्वर्टेड इन टू अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट लीड्स टू द एक्यूट फैल इन एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस द इनकम लेवल फेल ड्रास्टिकली। इनकम लेवल बहुत तेजी से गिर गया, लेकिन ऊपर का लाइन क्या कह रहा था, मनी इन द इकोनॉमी वॉज कन्वर्टेड इनटू अनसोल्ड स्टॉक। जो ये पैसा था वो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सब वहाँ पे चला गया। जितना मनी अब कुछ बचा ही नहीं, सब जितना पैसा था सब कहाँ पे लगा दिया, प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा दिया, लेकिन सब बिका नहीं, सब फिनिश गुड कहाँ पे चला गया, स्टॉक के रूप में स्थिर है, एंड दैट लीड्स टू एक्यूट फेल इन एम्प्लॉयमेंट। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आया, क्योंकि लोगों का काम नहीं मिल रहा है। प्रोडक्शन किए आगे, उसका प्रोडक्शन का अगर मान लिया हम प्रोडक्शन किए तो जब बिक्री होगा था ना, वो आगे काम करेंगे, तो अभी एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा, गिर रहा है, एंड हेंस द इनकम लेवल फेल ड्रास्टिकली। तो इनकम लेवल सबका गिरने लगा, इनकम गिर रहा है क्योंकि आगे प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कुछ कंजप्शन ही नहीं हो रहा। मेन रीज़न कंजप्शन होता तो सब कुछ मैनेज हो जाता। तो जो ग्रेट डिप्रेशन का यही रीज़न हो गया था। द डिमांड फॉर प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन प्रोडक्शन के कारण डिमांड नहीं हो रहा था। द डिमांड फॉर द गुड्स इन द इकोनॉमी वाज क्या है, द डिमांड फॉर द गुड्स इन द इकोनॉमी वाज सो लो, बहुत कम हो गया, एंड दैट प्रोडक्शन वाज लोअरिंग लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रोडक्शन के कारण हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक तरह से। तो फिर इसके कारण प्रोडक्शन में भी गिरावट आया, अब बिक नहीं रहा तो प्रोडक्शन में गिरावट आएगा, तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, बढ़ेगा। इन यूएसए द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्या 3% से लेकर 25% तक यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा, तो सब फैक्ट्री वगैरह सब बंद होने लगे। जो प्रोडक्शन तो स्टॉक के रूप में हम जमा है, सब फिनिश गुड के स्टॉक में जो भी मनी थे सब इसमें कन्वर्ट होकर वहाँ पे खपत हो गया, तब तो कुछ है नहीं। तो इस कारण से ऐसा ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड पे प्रभाव इसका पड़ा था, ऐसा नहीं है। द ग्रेट डिप्रेशन है जिस ऑन इम्प्लीकेशन, इसका कुछ अपना परिणाम है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का कुछ खास अपना है, लीड्स टू द फेलियर ऑफ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये बताता है जो क्लासिकल अप्रोच था इकोनॉमिक्स का वह फेल हुआ, बर्बाद हुआ। ग्रेट डिप्रेशन यही बताता है। क्लासिकल इकोनॉमी वही दिए थे एडम स्मिथ, बस केवल प्रोडक्शन करिए, अपना इंटरेस्ट कंज्यूमर अपना देख लेगा, सब अपना अपना देखिए तो सब हो जाएगा। अपना अपना कैसा देखिएगा, जब तक इस सिस्टम के अंदर में बांधिएगा नहीं सभी को। तो वही बोल रहा है कि क्लासिकल इकोनॉमी इसके अंदर में फेल हो गया था। तो ग्रेट डिप्रेशन बता रहे क्लासिकल इकोनॉमी जो अप्रोच था वो बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। दोज हु बिलीव इन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पेव्ड द वे फॉर इमरजेंसी एंड केनीज अप्रोच। और जो विश्वास करने लगे थे मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, तो वही एक रास्ता दिखाया, वे फॉर द इमरजेंस ऑफ केनीज अप्रोच। केनीज अप्रोच यहीं से मतलब स्टार्ट हुआ, और तभी जाकर ना मार्केट फोर्स जब जहाँ पर रहेगा डिमांड सप्लाई का, कहीं पर हम लोग डिमांड नहीं कर सकते, कहीं पर सप्लाई नहीं कर सकते, कहीं प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जब तक एक फोर्स एक सिस्टम में नहीं बांधेंगे तब तक यह काम नहीं होगा। तो बस इन्हीं का जो पेव्ड एक रास्ता दिए थे इमरजेंस ऑफ केनीसियन अप्रोच का, यही रास्ता दिया था कौन, ग्रेट डिप्रेशन। ये 1936 में फिर इनका बुक जो आया था ना तो लिखे थे। चलिए 1929 के बाद चलिए, इट वाज द इंसिडेंस ऑफ द प्रोवाइडेड द इकोनॉमिस्ट विथ सफिशिएंट एविडेंस टू रिकॉग्नाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहीं पर इट वाज द इंसिडेंट, यही जो घटना है दैट प्रोवाइड इकोनॉमिस्ट, और शास्त्री लोग को क्या देता है, बताता है कि विथ सफिशिएंट एविडेंस रूप में रिकॉग्नाइज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल। वहाँ पर बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग इकोनॉमिक्स का ब्रांच होना चाहिए। मार्केट सिस्टम जो कंट्रोल नियंत्रण सब कुछ होता है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो ग्रेट डिप्रेशन के जैसा बहुत घटनाएं होते रहेगी, कभी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो वही जो स्टार्टिंग में स्टोरी बताए थे वही स्टोरी यहाँ पर रिपीट होने लगा था कि नहीं सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, हम लोग को एक मार्केट इंटरेस्ट एक सिस्टम के तहत काम करना होगा। तो केनीज अपना जो EMI जो बुक दिए थे एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जनरल थ्योरी, तो वही बुक का थ्योरी पर सब कुछ फिर काम होने लगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक अलग ब्रांच के रूप में देखा गया था। ठीक है ना। द काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट डिप्रेशन कैन बी समड अप इनटू दिस फ्लो चार्ट। यहाँ पे क्या क्या इसका रिलेशनशिप, क्या क्या प्रभाव, क्या क्या काउजेस थे, इफेक्ट है, तो यहाँ पे दिया लो डिमांड लो, ओवर इन्वेस्टमेंट तो पूरा हो गया था। ठीक है, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम था, लो लेवल ऑफ आउटपुट भी कम होने लगे, लो इनकम लोगों का साथ साथ लो डिमांड वहीं पे पहुंच गए जहाँ पर हम लोग थे। तो इतना को देखिएगा, अब तो ऐसा हुआ। डिमांड लो क्यों था, क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड लो लेवल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, एम्प्लॉयमेंट कम था, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा था। फिर लो लेवल ऑफ आउटपुट का लेवल घटा, आउटपुट लेवल इसलिए घटा कि आउटपुट हुए अब है नहीं, तो लेवल धीरे धीरे घटेगा, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो जो भी था। फिर लो इनकम, आउटपुट का लेवल कम, तो उसी प्रकार इनकम भी लोगों का कम होगा, क्योंकि लो लेवल ऑफ आउटपुट तो लो इनकम, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेंगे क्या बोलते हैं
प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा, बस वहीं पर रुक गया, तो लो डिमांड भी कम होंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है। मेन रीज़न है ये सब, कुछ बस पैसा नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। पैसा इसलिए है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड, क्या बोलते हैं, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गया, इसी कारण ऐसा घटना हो गया था। तो इसको डिटेल में आप खुद से पढ़ना चाहिएगा, तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अलग से भी यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देख कर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई टीचर वगैरह बुक वगैरह के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या घटना घटा था, कैसे कैसे। तो वीडियो 34-35 मिनट का हो गया, मतलब आधा घंटा जो हम लोग पढ़ते हैं। कल से इंटरप्रेन्योर वगैरह देख लेंगे, रिवेन्यू वगैरह देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में कल खत्म कर देंगे, उसके बाद द एंड हो जाएगा, कल छोटा वीडियो बनेगा और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड को जितना मैं समझाना चाह रहा था वो सब समझा पाया हूँ। बाकी आप लोग खुद से भी इस टॉपिक, ये सब टॉपिक जो है एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये सब अलग से कभी कभी देता है, कहीं को इतना नहीं पूछेगा, बस ग्रेट डिप्रेशन का रीजन पूछ देगा, तो वही बोल देना कि एक्सेस सप्लाई हो गया, या कब लागू हुआ था, कहाँ पे लागू हुआ था। हाँ, ये सब पूछ सकता है कि इतना रेट कितना था, इतना डीप नहीं पूछता था कि एम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था। देखिए ना, ये सब कभी कभी परसेंटेज वगैरह, तो ये सब को माइंड में रखा जाता है। बाकी स्टोरी सुनने के लिए, स्टोरी पढ़ने के लिए तो यहाँ पर कुछ और पढ़िएगा, और कहीं बुक और क्या बोलते हैं, कहीं और कुछ पढ़िएगा, कहीं और कुछ पढ़िएगा, लेकिन मेन रीज़न वही था कि बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गया था, सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो वही थोड़ा सा जो एक दो लाइन रहता है ना, वही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी तो हाँ, इनका थ्योरी कैसे कैसे लागू हुआ, तो सब जो स्टोरी बता स्टार्टिंग में, तो वो सब स्टोरी बहुत काम करेगा, और विशेष रूप से कुछ काम नहीं करता। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का भी लगा हो, तो उस टाइप का ऐसा टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा, तो इंटरेस्ट लेकर अलग से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।